तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आज की कहानी में डाइव करते हैं। आज हम डीकोड करने वाले हैं 1962 के उस विशाल ओशन लाइनर एंटोनिया गजाई की खौफनाक कहानी को। समंदर की गहराइयों में दफन एक ऐसा राज जिसे सुनकर सच में किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आखिर उस शिप पर ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? चलिए पता लगाते हैं। 600 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इमेजिन कीजिए, समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक बेहद आलीशान शिप पर शानदार पार्टी चल रही है। सब लोग डांस कर रहे हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, और तभी इंजन रूम से कोई एक लीवर खींचता है। बस एक सेकंड और एक बेहद तेज नुकीला वायर पूरे डांस फ्लोर को चीरता हुआ निकल जाता है। लिटरली कुछ ही सेकंड्स में उन 600 पैसेंजर्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। सिर्फ एक छोटी सी बच्ची बचती है जिसका नाम केटी है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी हाइट कम थी। उस खौफनाक रात का ये सबसे भयानक सच था। अब इस भयंकर नरसंहार के सीधे 40 साल बाद हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 40 सालों तक ये शिप समंदर में एक भूतिया रहस्य बनकर कहीं गायब था। किसी को कोई अता पता नहीं। फिर एंट्री होती है जैक नाम के एक आदमी की, जो एक सैल्वेज क्रू को इस शिप को ढूंढने के लिए रिक्रूट करता है। रातों रात यानी सिर्फ एक दिन बाद ये क्रू उन मिस्टीरियस कोऑर्डिनेट्स के लिए निकल पड़ता है, और कई दिनों तक समंदर की लहरों से जूझने के बाद फाइनली उन्हें वो खोया हुआ घोस्ट शिप मिल ही जाता है। अब सवाल ये है कि इस क्रू का असली मिशन क्या था? ये कोई मामूली टीम नहीं थी। ये एक बहुत ही टफ सैल्वेज टीम थी। इन्होंने हाल ही में एक डूबते हुए जहाज को अपनी क्रू मेंबर मर्फी की मदद से बचाया था, और वहां से मोटा पैसा भी छापा था। तो जब जैक नाम का ये इन्फॉर्मर इनके पास आता है और 40 साल पहले गायब हुए इस एंटोनिया गजा के छुपे हुए खजाने का लालच देता है, तो भाई रातों रात करोड़पति बनने का मौका कौन छोड़ता है? बस इसी अथाह दौलत के लालच में ये पूरी टीम इस अनजान और खतरनाक मिशन पर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही ये टीम उस पुराने जंग खाए शिप पर कदम रखती है, उन्हें मेन केबिन में कुछ ऐसा मिलता है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। एक मॉडर्न डिजिटल वॉच। अब जरा लॉजिक लगाइए। 1962 में गायब हुए एक शिप पर जहां सब कुछ सड़ चुका है, वहां एक आज के ज़माने की घड़ी का क्या काम? ये कहानी का सबसे पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। इसने एकदम क्लियर कर दिया था कि पिछले 40 सालों में कोई ना कोई इस शिप पर ज़रूर आया है, और हमारी टीम यहाँ बिल्कुल भी अकेली नहीं है। और इसके बाद जो शुरू होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। शिप पर अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। मर्फी को अचानक एक स्विमिंग पूल दिखता है जो पलक झपकते ही पूरी तरह से खून से भर जाता है। एकदम दिल दहला देने वाला मंजर। लेकिन इतना सब होने के बावजूद वो वहां से भागते क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें मिल जाती है एक ऐसी चीज जो उनके डर पर भारी पड़ जाती है, अथाह दौलत। इस शापित शिप ने खजाने के रूप में उनके सामने एक ऐसा जाल बिछा दिया था जिससे वो खुद को निकाल ही नहीं पाए। और ये लालच कितना बड़ा था, ये नंबर 9 हमें वही बताता है। शिप की छानबीन करते हुए क्रू को पूरे 9 बक्से मिलते हैं, और सुनिए, हर एक बक्से में 28 प्योर गोल्ड की प्लेट्स रखी हुई थीं। इतनी भयानक दौलत देखकर किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, और पूरी टीम के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उनकी आंखें फटी की फटी रह रहीं। इस लालच ने उनके सोचने समझने की सारी ताकत छीन ली। जान बचाने की बजाय अब उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि इस सोने को अपने साथ कैसे ले जाएं। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत ही चिलिंग वार्निंग सामने आती है। जितनी जल्दी हो सके इस शिप से निकल जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। ये वार्निंग किसी जिंदा इंसान ने नहीं, बल्कि उसी छोटी बच्ची केटी की आत्मा ने दी थी। मर्फी को जब केटी का कंकाल मिलता है और वो उसके गले का लॉकेट छूती है, तो केटी की आत्मा, जो 40 साल से उसी बच्ची वाली उम्र में कैद थी, मर्फी के सामने आकर उसे इस आने वाले खौफनाक सच से आगाह करती है। हालांकि सच तो ये है कि वो वार्निंग बहुत देर से आई थी। क्रू जैसे ही वो सारा सोना लेकर अपनी टग बोट से वहां से भागने की तैयारी करता है, अचानक एक इनविजिबल फोर्स उनकी टग बोट में रखे गैस सिलेंडर का वाल्व खोल देती है, और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, बूम! एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है जिसमें उनकी टग बोट का कैप्टन मारा जाता है। अब सिचुएशन देखिए, पूरी टीम समंदर के बीचों बीच बिना किसी रेस्क्यू बोट के उस घोस्ट शिप पर बुरी तरह से फंस चुकी है। नो वे आउट। अब वो शिप एक एक करके क्रू मेंबर्स को शिकार बनाना शुरू करता है। वहां मौजूद बुरी ताकतें सबकी पर्सनल कमजोरियों का फायदा उठाती हैं। जैसे मार्क को ही ले लीजिए। उसे घोस्टली सिंगर की आवाज सुनाई देती है, और वो उसके लालच में आकर इतनी ऊंचाई से गिरता है कि उसकी वहीं जान चली जाती है।
दूसरी तरफ टीम लीडर इल्यूजन्स और पैरानोया का शिकार हो जाता है। और यहाँ मास्टर स्ट्रोक खेलता है जैक, जो बड़ी ही चालाकी से बाकी टीम को मैनिपुलेट करके उनके ही लीडर को एक पानी से भरे टैंक में डूबने के लिए छोड़ देता है। तो अब सबसे बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला सवाल ये है, जैक आखिर 40 सालों में एक भी दिन बूढ़ा क्यों नहीं हुआ? कहानी यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग टर्न लेती है। जब टीम लीडर मरने से पहले शिप के पुराने कैप्टन के कैबिन में जाता है तो उसे वहां एक 40 साल पुरानी फोटो मिलती है, और उस फोटो में जैक होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो आज दिखता है, कोई बदलाव नहीं। तो भाई, जो इंसान उन्हें इस मौत के कुएं में लेकर आया है, वो असल में है कौन? और इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी को एक टिपिकल हॉन्टेड हाउस मिस्ट्री से निकालकर सीधा एक शैतानी जंग में बदल देता है। असली मास्टरमाइंड अब सबके सामने था, टीम लीडर, और फिर मर्फी को ये खौफनाक रियलाइजेशन होता है कि जैक कोई इंसान है ही नहीं, वो एक डिमोनिक फोर्स है, एक शैतानी ताकत। वो खजाने का लालच तो बस एक बहाना था, असल में वही इन सबको यहाँ मरने के लिए फंसा कर लाया था। अगर ध्यान से देखें तो जैक के दो बिल्कुल अलग चेहरे थे। एक तरफ था जैक द इन्फॉर्मर, एक ऐसा मददगार गाइड जिसने टीम को अथाह दौलत का सपना दिखाया, और दूसरी तरफ था उसका असली रूप, जैक द डीमन, एक शापित शैतान जिसका काम है भटकती आत्माओं को इकट्ठा करना। जैक को दरअसल एक ऐसे सैल्वेज क्रू की जरूरत थी जो उसके इस डूबते हुए शिप के पतवार को वेल्ड करके ठीक कर सके, ताकि उसका ये आत्माओं को कैद करने का बिजनेस बिना रुके चलता रहे। केटी की आत्मा मर्फी को 1962 के उस खौफनाक नरसंहार का पूरा सच दिखाती है। हुआ ये था कि उस सिंगर और उसके गैंग ने शिप के सोने को लूटने के लिए ये सारा खेल रचा था। उन्होंने पहले पैसेंजर्स के खाने में जहर मिलाया, फिर वायर से उन्हें काटा, जो बच गए उन्हें गोलियों से भून दिया, और आखिर में उस छोटी बच्ची केटी को फांसी दे दी। लेकिन मास्टरमाइंड जैक ने उस सिंगर को भी धोखा दे दिया। उसने सिंगर को जंजीरों से बांधकर मार डाला ताकि वो सारा सोना और उन 600 लोगों की आत्माएं सिर्फ और सिर्फ उसके अकेले के कब्जे में आ जाएं। अब तक पूरी टीम मारी जा चुकी थी, बची थी तो सिर्फ मर्फी, और अब उसे एक आखिरी बहुत ही मुश्किल फैसला लेना था। एक तरफ था वो सारा सोना और जैक के साथ समझौता करके अपनी जान बचाने का ऑफर, और दूसरी तरफ था उस शैतान के इस पूरे चक्र को हमेशा के लिए खत्म करने का मौका। मर्फी को अच्छी तरह पता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, ये आर या पार की लड़ाई थी। और मर्फी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने जैक की उस डिमोनिक डील को सीधा रिजेक्ट कर दिया। उसने पूरे शिप में जो बॉम्ब फिट किए थे वो खुद समंदर में कूदते हुए एक तीर से उनके रिमोट पर निशाना लगाती है। एक बेहद जोरदार धमाका होता है और एंटोनिया गलाजा समंदर की गहराइयों में डूबने लगता है। वो सारा शापित सोना भी वहीं बर्बाद हो जाता है। पानी के अंदर फंसने पर केटी की प्योर स्पिरिट एक आखिरी बार मर्फी की मदद करती है और उसे बाहर का रास्ता दिखाती है। इस धमाके के साथ पिछले 40 सालों से कैद वो सभी तड़पती हुई आत्माएं आखिरकार हमेशा के लिए आजाद हो जाती हैं। मर्फी फाइनली रेस्क्यू होकर पोर्ट तक पहुंच जाती है। सब कुछ खत्म हो गया, राइट? वेल, नहीं। एम्बुलेंस में बैठी मर्फी जब बाहर की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जैक, वो अभी भी जिंदा है और वो उसी सोने के बक्सों को एक नए शिप पर लोड कर रहा है। लालच का वो शैतानी जाल फिर से बिछ चुका है। अब जरा सोचिए, उस खजाने के लालच में फंसने वाले जैक के अगले शिकार कौन होंगे? ये कहानी हमें बहुत ही डार्क तरीके से याद दिलाती है कि लालच का चक्र कभी खत्म नहीं होता, बस चेहरे बदल जाते हैं।